सीधे आपको उत्तराखंड की राजधानी देहरादून लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव हैं। उसका लोकार्पण भी करते हैं। यानी कि जो योजना शुरू होती है वो योजना पूरी होती है। और इस अवसर पर हम इतने शानदार आज इस सभागार में बैठे हैं। अभी मैं अपने शिक्षा मंत्री जी से बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि अब अनेक कार्यक्रम इसमें संचालित होते हैं, तमाम प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलते हैं, राज्य भर के अनेक जो कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों का संचालन इस सभागार में होता है। यहाँ आप सब आज पधारे हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ और जिनको आज पुरस्कार प्राप्त हुआ है उन सबको बहुत बधाई देता हूँ। आज का दिन उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण दिन है, जिस दिन हमें आज हमारे शिक्षकगणों को, हमारे CSR से अपना योगदान देने वाले और विद्यालयों में जो शिक्षा के माध्यम से हमारे नौनिहालों के भविष्य का निर्माण करते हैं, उन सभी को एक साथ आज मैं कहूँ कि एक समूह को जो शिक्षा को बढ़ाने में एक साथ एकता के साथ काम कर रहा है, उस समूह को मैंने, शिक्षा मंत्री जी ने, उमेश शर्मा काऊ जी ने आज ये सौभाग्य आप सब ने हम लोगों को दिया। तो हम सब लोग अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं और आप सबको इस अवसर पर हम बधाई देते हैं, क्योंकि जहां आज एक और उत्कृष्ट शैक्षिक परिणाम लाने वाले विद्यालय, विद्यार्थी, प्रधानाचार्यगण, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित होने वाले SCRT उत्तराखंड के नवनिर्माण भवन के साथ ही 442 जो स्मार्ट क्लास है उसका भी शुभारंभ किया जा रहा है। और ये जो आज सम्मान है, सच में वास्तव में आप लोगों को सम्मानित करके ऐसा लग रहा है कि आपको सम्मानित कम कर रहे हैं और हम स्वयं सम्मानित हो रहे हैं, क्योंकि शिक्षा का जो महत्व है हम सभी जानते हैं और आप सभी ने अपनी मेहनत से, लगन से, समर्पण के दम पर ये उत्कृष्ट परिणाम और पुरस्कार प्राप्त किया है। ये पुरस्कार इस बात का भी प्रमाण है कि आपकी कड़ी मेहनत का प्रतिफल है जो आपने कठिनता से किया है। ये निश्चित रूप से जहां आपका प्रोत्साहन हो रहा है आप सभी का, कि एक तरह से इतने बड़े उस पर इतने सारे विद्वान लोग बैठे हैं, एक टीम बैठी है पूरे राज्य की, वहीं ये आपके प्रोत्साहन के साथ साथ ये भविष्य के लिए प्रेरणा भी है। मैं आशा करता हूं कि इस पुरस्कार से आप में एक नई ऊर्जा का संचार होगा और आगामी वर्षों में जो परीक्षा देने वाले हमारे बच्चे हैं वो उनको और लगन से और अच्छा परिणाम, यानी कि जिस कक्षा में आपका अच्छा परिणाम आया है, आगे आने वाले वर्षों में आप जिस क्षेत्र में भी जाएंगे उस क्षेत्र में और उत्कृष्टता से काम करेंगे, ये आपको प्रेरित करेगा। और मैं मानता हूँ बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए एक बेहतर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी भी बहुत जरूरत होती है और इसी को ध्यान में रखते हुए SCRT उत्तराखंड के नए भवन का भी निर्माण हो गया है, जिससे आप कई सारे काम यहाँ से होंगे, क्योंकि भवन अच्छा होना, कार्यालय अच्छा होना, अच्छा हॉल होना, ये बहुत आवश्यक है। और इस हिसाब में मैं शिक्षा मंत्री जी को विशेष रूप से उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने भारत सरकार से अनेक प्रयासों से यहाँ पर जो है जो धनराशि है वो धनराशि भारत सरकार से स्वीकृत करवा के लाए हैं। और यह भवन हमारी प्रशासनिक सुविधाओं को बढ़ाने के साथ ही शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार, अनुसंधान और प्रशिक्षण में भी अनेक नए मानदंडों को स्थापित करेगा। भारत सरकार की जो समग्र शिक्षा योजना है उसके तहत 29 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत से तैयार हुआ यह भवन छात्रावास हमारी शिक्षा व्यवस्था के लिए आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होगा और हमारी एक नींव यहाँ से तैयार होगी। इस परियोजना में योगदान देने वाले हमारे जो अभियंतागण हैं, पेयजल विभाग है, जिन्होंने भी अपना योगदान दिया है, हमारे श्रमिकगण हैं जिनके योगदान से तय समय सीमा पर ये भवन बनकर तैयार हुआ है और बड़ा अच्छा भी लग रहा है यहाँ पर आकर।
मैं देख रहा हूँ कि जो है सच में जिस प्रकार के भवनों की अब आवश्यकता है हमको, बहुत ही अच्छा, क्योंकि हम लोग अनेक अनेक स्थानों पर जाते हैं, देश दुनिया में जाते हैं, तो अच्छी क्वालिटी के भवन बनते हैं। और मैं तो आपसे कहूँगा, क्योंकि ये भवन आपका एक मॉडल भवन की तरह लग रहा है जो आपने बनाया है, इसको देखेंगे लोग तो कहेंगे कि अन्य जगह पर भी ये बनना चाहिए। और इसके साथ साथ जो गुणवत्ता है वो हमारे लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि कई बार होता क्या है कि फॉर्मेलिटी के लिए काम पूरे हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो कुछ ही दिनों में जो है उसकी कहीं पर सीमेंट बाहर निकलने लगती है, कहीं प्लास्टर उखड़ने लगता है, कहीं टॉटी गिर जाती है, कहीं जो है चिटकनी खराब हो जाती है, कभी जो लॉक लगाने वाला होता है वो कुंडी खराब हो जाती है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और मैं तो सब अपने जो कार्यदायी संस्थाओं से हमेशा कहता हूँ कि आप जो है भले ही थोड़ा डीपीआर बड़ी बना लीजिए, लेकिन क्वालिटी से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। ये हमारा बिल्कुल एक टैगलाइन होनी चाहिए कि क्वालिटी से नो कॉम्प्रोमाइज। आज हम पठन पाठन की प्रक्रिया को और रुचिकर और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 379 सरकारी विद्यालयों में CSR के अंतर्गत स्थापित की गई 442 स्मार्ट क्लास की यहाँ पर आज शुरू हो रही है। मैं उसके लिए भी आप सबको बधाई देता हूँ। और स्मार्ट क्लास की सौगात जिनको मिली है, जिन विद्यालयों को भी मिली है, उन विद्यालयों को भी मैं अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ। और मैं इस कार्य में सहयोग करने वाले सभी संस्थान जिन्होंने CSR के माध्यम से हमारे विद्यालय शिक्षा विभाग तो आप देहरादून से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात रांची की कर लेते हैं। आज हेमंत सोरेन कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। सीएम हेमंत सोरेन बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तमाम कैबिनेट मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कई अहम प्रस्तावों पर इस बैठक में मुहर लग सकती है। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, रांची से बड़ी खबर, जहां हेमंत सोरेन कैबिनेट की आज बैठक होगी। सीएम हेमंत सोरेन बैठक की अध्यक्षता करेंगे और कई अहम प्रस्तावों पर इस बैठक में मुहर लगेगी। तो झारखंड में मॉनसून सत्र से पहले आज हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तमाम कैबिनेट मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इस बैठक में कई अहम प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। जो प्रस्ताव जिनमें मुहर लगेगी उन्हें फिर विधानसभा में पेश किया जाएगा। तो रांची से बड़ी खबर, आज हेमंत सोरेन कैबिनेट की अहम बैठक। सीएम हेमंत सोरेन बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कई अहम प्रस्तावों पर इस बैठक में मुहर लगेगी। तो तमाम कैबिनेट मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कई अहम प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखे जाएंगे। कई प्रस्तावों पर इस बैठक में मुहर लगेगी। जिन प्रस्तावों पर मुहर लगेगी उसके बाद उन्हें बजट सत्र के दौरान पेश किया जाएगा। तो रांची से बड़ी खबर, आज हेमंत सोरेन कैबिनेट की अहम बैठक होगी। सीएम हेमंत सोरेन बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कई अहम प्रस्तावों पर इस बैठक में मुहर लगेगी। आपको बता दें कि जो भी प्रस्ताव यहां पर कैबिनेट के सामने रखे जाएंगे उस पर चर्चा होगी। कैबिनेट मंत्री उसमें चर्चा करेंगे और उसके बाद जिन प्रस्तावों पर मुहर लगेगी उन प्रस्तावों को बजट सत्र के दौरान या उन प्रस्तावों को मॉनसून सत्र के दौरान पेश किया जाएगा। तो झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र से पहले आज हेमंत सोरेन कैबिनेट की अहम बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान कई सारे प्रस्तावों पर चर्चा होगी। तमाम कैबिनेट मंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कई अहम प्रस्तावों पर इस बैठक में मुहर लग सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अजय कुमार पांडे का। अजय, आज हेमंत सोरेन कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। कितनी बजे ये बैठक शुरू होगी? देखिए, कुछ देर में
जो है क्योंकि कैबिनेट की बैठक हुई और तमाम चीजें जो है सरकार के पास कई योजनाएं हैं सरकार के पास जो कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव में पारित किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड जो है मुख्यमंत्री ने डिजिटलाइजेशन को लेकर के सबसे बड़ा कदम उठाया है और राज्य की पूरी श्रेणी को यानी राजस्व कर्मचारी से लेकर के तमाम अधिकारी तक को सभी को टैबलेट या मोबाइल देने की भी योजना पर प्रस्तावित हो सकती है। हजारीबाग और कोहलान के जो मेडिकल कॉलेज हैं जो नर्सिंग होम उनके अंतर्गत चल रहे हैं वैसे में जो सृजित संस्था हैं उनकी भी अनुशंसा की जा सकती है। इसके अलावा तमाम चीजें हैं जो कई योजनाएं सरकार की जो विकास की योजनाएं हैं और तमाम चीजों को भी वो इस कैबिनेट में प्रस्ताव किए जाने को मिलाकर के लगभग सरकार बदल में है और लगभग 40 से 45 से जो प्रस्तावों को पारित करने की ये बिल्कुल, क्योंकि अजय मॉनसून सत्र से पहले बैठक हो रही है, ऐसे में बैठक कितनी महत्वपूर्ण और क्या कुछ जो प्रस्ताव है इसमें उन पर चर्चा आज होगी और उसके बाद उन्हें सत्र में रखा जाएगा। देखिए सबसे इसमें महत्वपूर्ण सबसे बड़ी चर्चा है क्योंकि पिछली सरकार ने सफाई करने राज्य सरकार के सभी उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तरीके की योजना उन्होंने घोषणा की थी। इस सदन में उसकी होने की संभावना है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से जो तमाम चीजें जिस प्रकार से पिछली सरकारों ने योजनाओं से भी जो उन्होंने प्रस्ताव सरकार के पास जनता के बीच में रखा था वैसे तमाम प्रस्तावों को भी कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव दिया जा सकते हैं। इसके अलावा कई सरकार की सड़कें हैं और कई जो है पुल का निर्माणों का भी जो है कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव दिए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, यानी जिस तरह से झारखंड में कुछ महीनों बाद ही विधानसभा चुनाव है, ऐसे में उससे पहले कैबिनेट बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्या कुछ बड़े प्रस्ताव इस दौरान पेश होते हैं और किन किन प्रस्तावों पर चर्चा होती है उस पर सभी की निगाह। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका। वहीं दिल्ली दौरे पर आएंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्रियों से वो मुलाकात करेंगे। बजट को धरातल पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा काफी ज्यादा गंभीर नजर आ रहे हैं। दिल्ली दौरे के दौरान कई मुद्दों पर इस दौरान चर्चा भी हो सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली के दौरे पर आएंगे। इस दौरान वो केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। बजट को धरातल पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। दिल्ली दौरे के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली के दौरे पर आएंगे। इस दौरान वो कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी करेंगे। बजट को धरातल पर उतारने के लिए कोशिश यहां पर की जाएगी और दिल्ली दौरे के दौरान कई मुद्दों पर मंत्रियों के साथ उनकी चर्चा हो सकती है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली के दौरे पर आएंगे। इस दौरान वो केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। बजट को धरातल पर उतारने को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। इस दौरान दिल्ली के दौरे के दौरान कई मुद्दों पर वो चर्चा भी कर सकते हैं केंद्रीय मंत्रियों के साथ। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता कुलदीप सैनी का। कुलदीप, जिस तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली के दौरे पर आ सकते हैं, क्या माना जाए, कब इस दौरे की संभावना? देखिए, बजट पास होने के बाद, केंद्रीय बजट आने के बाद मुख्यमंत्री दिल्ली का रुख कर रहे हैं और सभी की निगाहें इस पर टिकी है क्योंकि जैसे ही राजस्थान का बजट पास हुआ और दिल्ली का बजट पारित होने के बाद अब ये माना जा सकता है कि राजस्थान में कुछ बदलावों की जो सुगबुगाहट है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में साफ तौर पर नजर आ रही है। हालांकि बजट पारित होने के बाद ये माना जा रहा है कि जो राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार की जो मिलीजुली योजनाएं हैं जिन पर राजस्थान को बजट में काफी कुछ मिला है, उन योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री की पहल है कि मुख्यमंत्री चाह रहे हैं कि ये तमाम जो योजनाएं हैं वो जल्द से जल्द धरातल पर रहे। क्योंकि हमने देखा हाल ही के बजट में मुख्यमंत्री ने जो जब सरकार बनी थी उससे पहले जो घोषणाएं की गई थी उन घोषणाओं को भी धरातल पर रखकर बजट में समझाया गया कि आखिरकार सरकार की ओर से जो बजट में घोषणाएं की थी वो भी पूरी की गई है। अब दिल्ली के दौरे को लेकर क्योंकि ये माना जा सकता है कि लगातार दिल्ली मुख्यमंत्री रहे हैं और लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक के हम रिकॉर्ड चेक करते हैं तो तकरीबन अब तक 24 बार मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथ बैठक कर चुके हैं और अब जब ये दौर शुरू हो चुका है कि यहाँ राजस्थान में एक बदलाव की जरूरत है क्योंकि हमने देखा एंटी इनकम्बेंसी का शिकार बीजेपी में देखा कि लोकसभा चुनाव में एक बड़ा जो घाटा राजस्थान में देखने को मिला
उन सीटों की भरपाई। उसके बाद अब बड़ा मामला ये सामने आया कि जब नतीजों को लेकर ये फीडबैक दे दिए गए हैं, अब सबकी निगाहें टिकी हैं कि राजस्थान में आखिरकार जो नए बदलाव होंगे और नई जिम्मेदारियां लोगों को सौंपी जाएगी वो दिल्ली से बनकर तय होगी। और ये मुख्यमंत्री की भी कोशिश है कि हर चीज जो संगठन और पार्टी के साथ में बैठकर काम करे, और गंभीर नजर आए हैं मुख्यमंत्री आज। बिल्कुल, यानी केंद्र की योजनाएं और राज्य सरकार मिलकर विकास को और गति दे सके, इसको देखते हुए दिल्ली का ये दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुलदीप, जिस तरह से केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की बात सामने आई है, कौन कौन से केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की संभावना? देखिए, सरकार बनने के बाद ही मुख्यमंत्री और राजस्थान सरकार का एक ही कहना था कि डबल इंजन की सरकार राजस्थान में काम कर रही है। और राजस्थान में जब डबल इंजन की सरकार है तो अमूमन ये माना जा सकता है कि जो कुछ ऐसे कार्य हैं जिनसे सड़क परिवहन से जुड़े हुए, पंचायती राज से जुड़े हुए, और जो हम देख रहे हैं कि राजस्थान में एक महिला उत्पीड़न हो या अपराध की रोकथाम की बात हो और नीट पेपर लीक मामले हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर ये माना जा सकता है आज नितिन गडकरी और अमित शाह के साथ शाम को 7 बजे के आसपास मुलाकात है। हालांकि लोकसभा जाने का भी उनका कार्यक्रम है, लेकिन वो प्रस्तावित है। इसके बाद शाम तकरीबन 8 बजे के आसपास मुख्यमंत्री सीधा रुख करेंगे जेपी नड्डा के पास, और वहां से जो मुलाकात का दौर रहेगा, क्योंकि ये माना जा सकता है कि मुख्यमंत्री सुबह प्रधानमंत्री मोदी से भी मिल सकते हैं, लेकिन क्योंकि जो दिल्ली दौरा है रात्रि विश्राम। बिल्कुल, यानी बजट को धरातल पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये दिल्ली दौरा काफी महत्वपूर्ण, और ऐसे में जिन जिन केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे उसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है उस पर सभी की निगाहें। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बलिया में बीते 20 जुलाई को बांसडीह थाने के सामने एक युवक रोहित पांडे की कुछ बदमाशों ने हथियार के बल पर हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया। 6 नामजद हत्यारोपियों में से 2 हत्यारोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और गैंग के सरगना रोहित यादव उर्फ राइडर के घर पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। वहीं मृतक रोहित पांडे के परिजनों से मिलने आज देवरिया जिले के देवरिया सदर से बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी भी उनके घर पहुंचे। बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने के साथ बांसडीह विधानसभा से बीजेपी विधायक केतकी सिंह और पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह और पूर्व मंत्री नारद राय भी मौजूद रहे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस घटना को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तौर पे गंभीर हैं। बहुत गंभीरता से सरकार ने इस पूरी घटना को लिया है। हम सबकी जानकारी में भी आया कि इस प्रकार से एक इकलौता बेटा था, उसकी हत्या की गई, और जहाँ पे घटना हुई है वो पुलिस स्टेशन के पास हुई है। निश्चित तौर पे हम सबके लिए बहुत कष्ट का विषय है। हम सब आज अपनी संवेदना व्यक्त करने आए थे। यहाँ की स्थानीय विधायिका हैं माननीय केतकी सिंह जी, पूर्व मंत्री नारद राय जी हैं, पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जी, हम सब लोग आए थे कि परिवार को संबल दें। उनके पिताजी बुजुर्ग हैं। ऐसी घटनाओं से घर कई बार परिवार के लोग हताश होते हैं। हम लोग ये विश्वास दिलाने आए थे कि माननीय योगी जी की सरकार है और जितनी कठोरतम कार्रवाई हो पाएगी अपराधियों के विरुद्ध वो कार्रवाई होगी। जो डीजीपी से बात हुई उत्तर प्रदेश के, उन्होंने बताया कि 2 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, बहुत सारे लोग कस्टडी में हैं। जो और प्रशासनिक कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई भी की जा रही है। हम सब सरकार की तरफ से विश्वास दिलाते हैं कि जो भी इस घटना में शामिल था कोई बचेगा नहीं। जितनी कठोरतम कार्रवाई हो सकती है अपराधियों के विरुद्ध की जाएगी। और यदि परिवार के तरफ से ये बात आई, यदि कहीं लगता है कि पुलिस की भी कार्यप्रणाली में कहीं कोई कमी थी, तो उस विषय को भी आगे रखा जाएगा। जो अगर कोई पुलिस वाला दोषी मिलता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। देखिए, एकदम स्पष्ट है कि कौन बचाना चाहता है। जो मुख्य हत्या का जो आरोपी है, आप उसका फेसबुक अकाउंट खोल लीजिए, आप उसका इंस्टाग्राम अकाउंट, कोई भी अकाउंट खोल के देखिए, उसमें बड़े बड़े अक्षरों पे लिखा है जय समाजवाद तय समाजवाद। तो ये इस मानसिकता से ग्रसित ये हत्यारे हैं, और जब स्वाभाविक है जब उस मानसिकता के हैं तो बचाने वाले भी वही मानसिकता के होंगे। मुझे बहुत ही शर्म आती है ये सोच के कि ऐसे भी जनप्रतिनिधि हो सकते हैं। सरेआम एक 22 वर्ष के युवक की हत्या कर दी गई, तलवार से उसको काट दिया गया, और आप राजनीति में इससे भी बाज नहीं आ रहे। आप उन हत्यारों को बचाने के लिए उनके घर तक पहुंच गए 50 की संख्या पे। ये समाजवादी पार्टी के समस्त कार्यकर्ता थे, और मुझे बहुत ही इस बात का बहुत अफसोस होता है कि हम जैसे जो जिम्मेदार पदों पे रह चुके जो पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो भी अगर इस तरह के आतंक को हम प्रशय देंगे तो आने वाला वक्त जो है वो सभी के लिए बहुत दुर्भर होने।
वहीं देवरिया जनपद के लार क्षेत्र के भटवा तिराहे के पास एसओजी की टीम और लार पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। रफ्तार गैंग के मुख्य आरोपी नितेश उर्फ रफ्तार यादव से मुठभेड़ हो गई, जिसमें अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लग गई और घायल अवस्था में पुलिस ने अभियुक्त को हिरासत में ले लिया। जिसके बाद इस दौरान अवैध पिस्टल भी अभियुक्त के पास से बरामद हुई है और इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। हालत अभी सामान्य बताई जा रही है। बता दें कि इस गैंग का कुछ दिन पहले भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और अभियुक्त पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। एसओजी व थाना लार पुलिस द्वारा चुनकी से सहजोर रोड पर भटवा तिराहे के पास थाना सलेमपुर पर पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त नितेश उर्फ रफ्तार यादव को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से एक अदद पिस्टल व मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जिसके बाएं पैर में गोली लगी है, जो इलाजरत है, स्थिति सामान्य है। नियमानुसार विधिक कार्रवाई। वहीं मथुरा में बिजली कटौती से हाहाकार मचा है। सोमवार को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मेंटेनेंस के नाम पर बिजली आपूर्ति की विज्ञप्ति जारी कर बिजली विभाग देर रात तक सप्लाई नहीं दे पाया। भीषण गर्मी में बच्चे भी बेहाल हो गए। सभी अधिकारियों ने भी लोगों के फोन उठाना बंद कर दिया। इतना ही नहीं, बिजली विभाग का कंप्लेंट नंबर भी स्विच ऑफ हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। ऐसे में हापुड़ के रामपुर रोड पर चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने बदमाशों के पास से अवैध हथियार, जिंदा कारतूस और अन्य सामान भी बरामद किया है। गिरफ्तार बदमाशों पर हापुड़ समेत कई जिलों में कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं। आज थाना कोतवाली हापुड़ नगर क्षेत्र अंतर्गत पुलिस रामपुर रोड पर चेकिंग कर रही थी। इसी क्रम में एक बाइक से 2 युवक आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें रुकने का इशारा किया गया। वो रुके नहीं, आगे की ओर जाने लगे। पुलिस पार्टी द्वारा जब उनका पीछा किया गया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में 2 युवकों को गोली लगी है, जिन्हें घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके डिटेल्स निकल के आ रहे हैं। एक अरबाज है जो कि थाना बहादुरगढ़ का रहने वाला है, हापुड़ का, और इस पे लगभग 8-9 मुकदमे लूट, गैंगस्टर आदि के पंजीकृत हैं। और दूसरा जो है वो सारिक है, जो कि थाना ककोड़ बुलंदशहर का रहने वाला है। इस पे भी लगभग 3-4 मुकदमे अब तक पाए गए हैं। इनके कब्जे से हमें लगभग 5 अदद पीली धातु के कुंडल हैं, जो इन्होंने। इसी के साथ उस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।